हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग अभ्यास सीरीज कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज इसी अभ्यास सीरीज में हमारी अकाउंटेंसी की क्लास है और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब ये रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की दो पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन दोनों ही पार्ट्स में हमने जनरल एंट्रीज़ को समझा था और हमने लेजर को भी समझा था थ्रू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आई होप आपने वो क्लास की है और आपको जर्नल और लेजर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। तो अब रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स में हम दो पार्ट और करने वाले हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। और दोनों ही पार्ट्स में हम सब्सिडरी बुक्स को समझेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, और ये हम एमसीक्यूज की थ्रू से समझेंगे और जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ईपीएफओ के लिए गाइड बुक के बारे में बता देता हूं। आप इस वीडियो के नीचे एक मूविंग बैनर देख रहे होंगे। दिस मूविंग बैनर इज ऑल अबाउट दी यूपीएससी ईपीएफओ गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज विद ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। यूपीएससी ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फ्री रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी। और वो जगह है ये गाइड बुक। ये गाइड बुक आपको कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा, क्लिक करिएगा और फ्रीली इस गाइड बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं पहले जो हमने किया था रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन चैप्टर में, पार्ट 1 और 2 में। और मैं आपको आज की लेक्चर का एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं विच इज़ अबाउट द सब्सिडरी बुक्स। तब हम क्वेश्चन पे जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। देखो, पहले हमने जनरल के बारे में समझा था। जनरल इज योर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यू रिमेंबर राइट। जनरल में हम क्या करते थे, जो भी ट्रांजेक्शन होता था उस ट्रांजेक्शन में देखते थे कि कौन से अकाउंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं और फिर डिसाइड करते थे किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल्स की कैश में, यहाँ पे दो अकाउंट जो हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक है कैश अकाउंट, है सेल्स अकाउंट। अब हमें पता करना होता था कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि हम ये देखते थे कि ये अकाउंट किस कैटेगरी में आ रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं: असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। इन 5 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में ये अकाउंट है, और उसके हिसाब से फिर हम डेबिट और क्रेडिट करते थे। जैसे कि इस एग्जांपल में कैश अकाउंट एक असेट अकाउंट है और हमने ये देखा था कि जब भी असेट अकाउंट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और इस एग्जांपल में हमारे पास कैश आ रहा है, ये असेट अकाउंट बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सेल्स एक इनकम अकाउंट है, इनकम बढ़ रही है क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं, और इनकम जब भी बढ़ती है हम इसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने जनरल में पढ़ा था। जनरल के बाद हमने पढ़ा था कि हम अकाउंट्स को सेपरेटली भी शो कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि कैश अकाउंट हमने बना दिया, टी फॉर्म में बनाते हैं इसको, और इस टी फॉर्म में हम जब अकाउंट को बनाते हैं इसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट। लेफ्ट साइड में हम डेबिट करते हैं, राइट साइड में हम क्रेडिट करते हैं। और इसका आपको फॉर्मेट में बता देता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ रहती है डेट, ठीक है, और यहाँ रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका जनरल फोलियो रहता है, फिर आपका अमाउंट रहता है। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी सेम चीज़ रहती है। यहाँ रहेंगे पर्टिकुलर्स, फिर आपका रहेगा पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे रहेगा अगेन जनरल फोलियो, और यहाँ रहेगा अमाउंट। इस तरह से टी फॉर्म में आपका ये लेजर अकाउंट बनता है। तो कैश अकाउंट का अगर लेजर अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब है कैश अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के सारे आप एक जगह पे पुट कर दोगे। जैसे हमारे केस में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो रहा था, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके डेट डाल के आप यहाँ सेल्स लिख दोगे, ठीक है, और यहाँ पे जनरल फोलियो मतलब कि जनरल बुक का पेज नंबर लिख दोगे, जहाँ पे ये एंट्री जनरल में आपने कर रखी है वो पेज नंबर लिख दोगे, और अमाउंट लिख दोगे, जितना भी अमाउंट आपने यहाँ सेल्स इस सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है ना, जितना भी, तो आप यहाँ पे क्रेडिट पे लिख दोगे। सिंपल है। अब इसी तरह से जितने ट्रांजेक्शन है सेल्स, जितने ट्रांजेक्शन है कैश के, उन सबको आप पुट करोगे यहाँ पे, चाहे वो डेबिट की हो चाहे वो क्रेडिट की हो। फिर सारे डेबिट वालों को प्लस करोगे, सारे क्रेडिट वालों को प्लस करोगे, देखोगे कौन सा बड़ा है। अगर डेबिट वाला बड़ा है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है आपके पास, अगर क्रेडिट वाला बड़ा है तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है आपके पास। बट कैश अकाउंट जनरली डेबिट बैलेंस ही होता है। डेबिट मतलब जो आ रहा है, क्रेडिट मतलब जो जा रहा है।
कैश आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते ना, जितना आपके पास है उतना ही खर्च कर पाओगे। कैश अकाउंट में जनरली हमारे पास डेबिट बैलेंस ही बचता है, तो डेबिट का सम क्रेडिट के सम से ज़्यादा ही आता है मोस्टली क्या, यूजुअली, हमेशा ही। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो ये सब्सिडरी बुक्स क्या चीज़ हैं और ये किस काम की हैं? क्योंकि लेजर के बाद तो आप सीधे ट्रायल बैलेंस बनाते हो, यहाँ से जो बैलेंस बचा, जैसे मैंने कहा ना कि कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस आपका है, अगर डेबिट बैलेंस आपका कैश में ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कैश का डेबिट है आपका 1 लाख और कैश का क्रेडिट है आपका 75,000, तो उसका मतलब बैलेंस आपका 25,000 है, डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट वाला ज़्यादा है, 25,000 ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इस साइड में क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे और यहाँ पे 25,000 लिख दो। ठीक है, अमाउंट में 25,000 लिख दोगे, फिर दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, 1-1 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस कैरिड डाउन अगर क्रेडिट साइड में लिखा है, इसका मतलब है कि डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। अब इन सारे के सारे बैलेंसेस को आप ट्रांसफ़र करते हो ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली। ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे और ट्रायल बैलेंस हम अगली 5th क्लास, मतलब इसके बाद जो क्लास होगी और उसके बाद जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। फिर भी मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, पूरा एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट और क्रेडिट लिखते हो ऐसे करके, और जो बैलेंस अमाउंट होता है लेजर अकाउंट से उसको डालते हो। तो यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस कितना है, 25,000 डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे कैश, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में, और डेबिट साइड में लिख दोगे 25,000 रुपये। इसी तरह सारे अकाउंट की लिखोगे, डेबिट और क्रेडिट जो भी बैलेंस बचा होगा जिसका, सबको सम करोगे, दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम में ही होता है, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। तो हमको समझ में आया, जनरल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, बट फिर सब्सिडरी बुक्स का क्या काम है? अब ध्यान से सुनो, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ वरना ये बन जाएगी, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक का काम क्या है? देखो, जनरल बुक हम कर रहे थे, जनरल बुक एक बना रहे थे, उसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन साथ में लिख रहे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, राइट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब अगर छोटी कंपनी है, छोटा बिजनेस है, तो जनरल बुक से काम चल जाता है, एक अकाउंटेंट होता है, सारी एंट्री कर देता है साथ में, एक ही बंदा करता है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकाउंटेंट इतनी सारी ट्रांजेक्शन कैसे करेगा? एक एक सेकंड में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कोई सेल हो रही है, पेंसर है, कोई बड़े बड़े बिजनेस हैं, सेल भी तुरंत हो रही है, परचेजेस भी तुरंत हो रही है, रेंट एक्सपेंस भी दे रहे हो, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो, तो पॉसिबल नहीं होता है कि एक अकाउंटेंट के लिए सारी एंट्री साथ में करना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बिजनेस हाउस क्या करते हैं, जनरल बुक को सब डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, ध्यान सुनो, जनरल बुक को, जो पहले सिंगल बुक हुआ करती थी, इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सब डिवीजन कर लेते हैं इसका, इसको हम बोलते हैं सब जनरल्स, और सब जनरल का दूसरा नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो इसका मतलब है सब्सिडरी बुक्स लेजर अकाउंट नहीं है, सब्सिडरी बुक्स जनरल बुक ही है, उसका सब जनरल है। उसको और तोड़ देते हो तो सब्सिडरी बुक्स बन जाती हैं। सब्सिडरी बुक्स बहुत टाइप की होती हैं, जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और आपकी एक और होती है जनरल लेजर बुक, जनरल बुक बोलते हैं। जनरल बुक आप कहोगे सर जनरल बुक तो पहले भी थी। देखो, ये जनरल वो जनरल है जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आया किसी और बुक में, वो बचे हुए ट्रांजैक्शन सिर्फ जनरल में डाल देते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जब परचेज बुक है, परचेज बुक में सिर्फ परचेज की एंट्री होंगी, जो क्रेडिट की जो आपने सामान खरीदा है क्रेडिट में परचेज किया है, उसकी एंट्री परचेज बुक में होगी। जब आप उस सामान को वापस करोगे तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी। जब आपने सेल्स किया होगा क्रेडिट में, तो आप सेल्स बुक में एंटर करोगे। तो हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग बुक बना दी है, ना कि एक कॉमन बुक बनाई गई है। ये डिफरेंस है सब्सिडरी बुक में और जनरल बुक में। जनरल का सब पार्ट है सब्सिडरी बुक, ठीक है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न में क्या करोगे, जो सेल आपने की थी अगर वो रिटर्न हो गई आपको, तो उसके बाद आपको ये वापस हो जाएगा। जो सेल्स आपने की थी और आपको वापस हो गया, तो आप उसको डाल दोगे कहाँ पे, सेल्स रिटर्न बुक में डाल दोगे। अच्छा, आपके पास एक और बुक है जिसका नाम है कैश बुक। अब ये कैश बुक क्या है, बात समझ में आ रही है? हमने बात की थी अभी कि जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट में तो हम परचेज बुक में लिखते हैं, लेकिन अगर हम परचेज कर रहे हैं कैश में तो हम कैश बुक में डालेंगे। सेल कर रहे हैं कैश में तो हम कैश बुक में डालेंगे। जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे कैश बुक में जाएंगे। तो हमारी प्राइमरली कितनी बुक्स हो गई, कितनी सब्सिडरी बुक्स हो गई, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट में बची जनरल प्रॉपर। क्या बची, हम डिस्कस कर चुके हैं, जनरल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आएंगे वो जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे।
फंडा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए अब कि क्या सब्सिडी बुक्स होती हैं, कैसे होती हैं, बाकी कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेट हो, तो आपको एमसीक्यूज के थ्रू मैं समझाता चलूँगा, ठीक है। चलो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेजेस रिटर्न जनरल, परचेजेस रिटर्न जनरल, अभी हमने बात की थी, इज पोस्टेड टू वेयर। अब देखो हमने बात की थी कि ये एक तरह की जनरल बुक है, ये भी सब्सिडरी बुक है, एक तरह की जनरल बुक है, सब जनरल बुक है। सब जनरल के बाद आप क्या करते हो, कहाँ पोस्ट करते हो, जनरल के बाद कहाँ पोस्ट करते हो, लेजर में। तो अगर आप सिंगल जनरल बुक ना बनाने की जगह खूब सारे सब्सिडरी बुक्स भी बना रहे हो, तो भी जनरल के बाद प्रोसेस तो लेजर अकाउंट ही आएगा ना, आप उसको डालोगे तो लेजर अकाउंट में ही ना। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। परचेज रिटर्न का जनरल बुक आपने बना लिया और उसका एक साथ जो टोटल आया, जो भी आप टोटल आया आपका, वो आपने कहाँ पुट करोगे, वो आप पुट कर दोगे परचेज रिटर्न अकाउंट में, लेजर अकाउंट में पुट करोगे। और कहाँ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट येस, क्योंकि जनरल के बाद लेजर ही बनता है, ठीक है। बहुत बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सब्सिडरी बुक लेजर बुक का ही दूसरा नाम है, बिल्कुल गलत है ये। सब्सिडरी बुक सब जनरल हैं, जनरल को क्लासीफाई करके सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं, ना कि लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेजर अकाउंट तो बनेगा ही आपका। जब आपने जनरल बनाया उसके बाद लेजर में ही ट्रांसफर होगा, और जब लेजर लिखते हैं तो हम अकाउंट लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना अकाउंट, तो परचेज रिटर्न जनरल के बाद कहाँ होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा ये परचेज रिटर्न जनरल, परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेजर अकाउंट में, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो सर परचेज रिटर्न जनरल अकाउंट तो बिल्कुल परचेज रिटर्न अकाउंट जैसा ही है, जो बुक बन रही है बिल्कुल लेजर अकाउंट जैसी है, तो बनाने की ज़रूरत भी क्या है परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो परचेज रिटर्न जनरल आप तब बना रहे थे जब आपने सामान खरीदा था क्रेडिट में, और तब आप वापस कर रहे हो, उसी की एंट्री आप परचेज रिटर्न जनरल में कर रहे हो। जो आपने कैश में सामान खरीदा है, जब आप वापस करते हो कैश में ही, जब आप कैश में ही वापस कर दे रहे हो, तो उसकी एंट्री तो होगी नहीं ना, उसकी एंट्री तो परचेज रिटर्न जनरल में होगी नहीं, लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट में तो पूरी एंट्री आएगी। इसलिए आपको लेजर अकाउंट बनाना ज़रूरी है, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना ज़रूरी है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समझाने के लिए मैं ये देखो फॉर्मेट भी लाया हूँ आपके लिए, ये क्या डिफरेंस है देखो, ध्यान से देखो। परचेज बुक है, परचेज बुक का मतलब जनरल बुक है, ये सब्सिडरी बुक, ठीक है। और ये परचेज रिटर्न बुक है, सब्सिडरी बुक। तो परचेज जनरल बुक कैसे बनती है, देखो बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह ही दिखेगी आपको। यहाँ डेट है, यहाँ इनवॉइस नंबर है, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, लेजर अकाउंट में पर्टिकुलर्स रहता था, ठीक है। बट ये मत समझना कि बिल्कुल लेजर अकाउंट जैसी है तो ये लेजर अकाउंट ही नहीं है, ये जनरल बुक ही, ठीक है। बट सेम तरह के ट्रांजेक्शन को एक साथ रख दे रहे हो बस। यहाँ सप्लायर्स के नाम लिख दोगे आप, जो भी सप्लायर से आपने सामान खरीदा है क्रेडिट में। यहाँ देखो लेजर फोलियो लिखा है, क्योंकि ये जनरल बुक है, जनरल बुक में लेजर फोलियो लिखा हुआ है, और यहाँ अमाउंट लिख दोगे। ये परचेज रिटर्न की बुक है, यहाँ डेट लिखोगे, डेबिट नोट नंबर लिखोगे। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट ये होता है कि जब आप सामान खरीद के वापस करते हो तब एक नोट जनरेट करते हो अपने क्रेडिटर के लिए, जिससे आपने सामान खरीदा था ना उधारी में, उसको बताते हो कि आपका अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ, इसलिए आप डेबिट नोट प्रिपेयर करके उस बंदे को देते हो, अपने सप्लायर को देते हो। तो डेबिट नोट का नंबर लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि आपने रिटर्न किया है सामान, और जिसको आपने रिटर्न किया है उसका नाम यहाँ लिख दोगे, क्योंकि उसका अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो। यहाँ लेजर फॉर यू अमाउंट, ये आपकी देखो जनरल बुक का फॉर्मेट है, मतलब सब्सिडरी बुक का फॉर्मेट है, परचेज बुक का और परचेज रिटर्न बुक का। ये आपका परचेज रिटर्न अकाउंट है। जो आपने परचेज रिटर्न बुक बनाई है ना, अलग अलग सप्लायर्स लिखे हैं ना, सबको मिला करके पीरियोडिकली मतलब क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, ईयर एंड में भी कर सकते हो। यहाँ एक साथ लिख दोगे सबका एक साथ, सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, जितना भी टोटल अमाउंट यहाँ पे था सबको एक साथ लिख दोगे, सन्ड्रीज एज पर परचेज, सन्ड्रीज मतलब पीपल जो भी आपके क्रेडिटर्स थे, सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक डाल दोगे। और कहाँ डालोगे, क्रेडिट साइड में। यही डिफरेंस है सब्सिडरी बुक और लेजर अकाउंट में। देखो सब्सिडरी बुक में डेबिट क्रेडिट नहीं रहता है, लेकिन लेजर में क्या रहता है, डेबिट क्रेडिट रहता है। देखो यहाँ, ठीक है। जो परचेज रिटर्न का बुक थी ना, जो परचेज रिटर्न आपकी बुक थी ना, उसमें देखो डेबिट क्रेडिट नहीं है कुछ भी, बात समझना। इसमें देखो यहाँ पे डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका परचेज अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये जो परचेज रिटर्न की जो सब्सिडरी बुक है, जो जनरल बुक है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड जैसा है। किसके जैसा है, क्रेडिट साइड जैसा है। और परचेज रिटर्न अकाउंट में तो डेबिट भी लिखा हुआ है और क्रेडिट भी लिखा हुआ है।
और पीरियोडिकली इसको आप एक साथ पुट कर दोगे लेजर अकाउंट में। बात समझ आ गई? जानबूझ के मैं लाया हूँ प्रोफार्मा ताकि आपको कहीं और से कुछ देखना ना पड़े, सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, बार बार लेक्चर देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बट मैंने बता दिया ये डिफरेंस है सब्सिडरी बुक में और लेजर अकाउंट में, ठीक है? आंसर हम पढ़ चुके हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये हम कर चुके हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू वेयर। कहाँ पोस्ट करोगे जनरल से भाई? सीधी सी बात है, कहाँ करोगे? लेजर अकाउंट में करोगे। अब सेल्स रिटर्न का जनरल उठा के कहाँ पोस्ट करने वाले हो? सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही तो करोगे, तो आंसर इसका बड़ा आसान हो जाएगा भाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बात समझ में आ गई? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक। मैंने कहा था ना एक और स्टडी बुक है कैश बुक, जहाँ पे सारे कैश ट्रांजेक्शन रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जब मैं बेसिक डिस्कस कर रहा था आपसे तभी मैंने बता दिया था, तो आंसर आप ये लोग कर सकते हो। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ वॉट? कैश नेचर तो रहता है, ये आंसर नहीं है। क्रेडिट नेचर का रिकॉर्ड नहीं करता है, तो यही आंसर होगा, ठीक है? डज नॉट पूछा है ना, क्या रिकॉर्ड नहीं करता है? क्रेडिट नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कैश बुक रिकॉर्ड थोड़ी करेगा, कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रहते हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ लिखा है कैश एंड क्रेडिट, तो गलत हो गया, नन ऑफ दीज, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या है? क्रेडिट नेचर। क्वेश्चन नंबर 4, गुड्स परचेज ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन व्हाट? अगेन इजी, आपने परचेज किया गुड्स को लेकिन कैश में, अगर क्रेडिट में करते तो परचेज बुक में चला जाता, लेकिन कैश में किया तो कैश बुक में जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेल का भी गलत है, कैश बुक बिल्कुल सही, परचेज रिटर्न भी गलत है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड? जनरल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिल्कुल सही है ये। अच्छा, हमको बताना है करेक्टली मैच, तो पहला तो सही हो गया, बाकी ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है ये भी। जनरल के बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस वेरीफाई दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये भी सही है। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में ही, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो क्या करते हो? एक साथ डेबिट लिखते हो, एक साथ क्रेडिट लिखते हो। और मैंने आपसे कहा था यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा, यहाँ पे अकाउंट्स होंगे अलग अलग, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड ऑल। जिसका डेबिट है डेबिट बैलेंस, जिसका क्रेडिट है क्रेडिट बैलेंस, सबको प्लस करोगे, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो कर क्या रहे हो ट्रायल बैलेंस में? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हो कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। ये हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस डिटेल में, इसके एमसीक्यूज बाद वाले लेक्चर्स में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन करेंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया था। थर्ड ऑप्शन भी सही है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड? ठीक है, मतलब कौन सी बुक में आपकी एंट्री रहेगी ये वाली, ठीक है? कौन सी? ओरिजिनल एंट्री बोल रहा है, मतलब सब्सिडरी बुक के बारे में पूछ रहा है। सब्सिडरी कौन सी सब्सिडरी बुक में आप एंट्री करोगे? गुड्स रिटर्न्ड बाय द डेटर। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक होता है सेलर यहाँ, एक होता है भाई बायर यहाँ। अब जो बंदा खरीद रहा है वो ऑब्वियस सी बात है डेटर है। अगर वो क्रेडिट पे खरीद रहा है माल को, इन्वेंट्रीज को, तो वो डेटर है। और जो हमारा सेलर है वो हमारा भाई क्रेडिटर है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि गुड्स रिटर्न्ड बाय दी डेटर। अब ये बताओ यहाँ पे सेल कौन कर रहा है? ये बंदा सेल कर रहा है, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये इस ट्रांजेक्शन को देख रहे हो? आप ये बोलोगे ना, मेरे डेटर ने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर। अब कौन बोल रहा है यहाँ पे ये चीज़? सेलर बोल रहा है कि बायर बोल रहा है? ऑब्वियसली बात है, पहले वाले स्टेटमेंट में सेलर बोल रहा है कि गुड्स हैव बीन रिटर्न बाय द बायर और डेटर, सॉरी डेटर बायर एक ही चीज़ है यहाँ पे, पर ये बोल कौन रहा है? बोल रहा है सेलर, कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय द डेटर। तो इसकी बुक में, इसकी बुक में, सेलर की बुक में कौन सी जनरल बुक ये यूज़ करेगा इस ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए? इसने सेल किया था, इसको वापस हो रहा है सेल, तो सेल रिटर्न बुक यूज़ करेगा, ठीक है? तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट देखो, गुड्स रिटर्न्ड टू द क्रेडिटर। ओह, अब कौन बोल रहा है ये स्टेटमेंट? ये बायर बोल रहा है भाई, कि बायर तो डेटर है और क्रेडिटर कौन है बायर का? ये सेलर है। कह रहा है ना गुड्स रिटर्न टू द क्रेडिटर। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? ये बायर बोल रहा है कि मैंने क्रेडिटर को वापस कर दिया सामान। भाई वापस कर दिया सामान, वापस कब करोगे? जब आपने खरीदा होगा पहले। अब इसकी बुक की बात कर रहा है, बायर की बुक्स की बात कर रहा है, बायर की जनरल बुक की बात कर रहा है। बायर कह रहा है गुड्स रिटर्न्ड टू द क्रेडिटर, भाई टू द क्रेडिटर। अब
बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। अब हम बायर बन गए हैं भाई, पहले हम सेलर थे, पहले हम सेलर के अकाउंटेंट थे, अब हम बायर के अकाउंटेंट हैं। अगर गुड्स रिटर्न कर दिए हैं बायर ने, तो वो कौन से बुक में एंट्री करेगा भाई? परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेगा। वापस कर रहा है ना, तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेगा। तो पहले का आंसर है सेल्स रिटर्न, दूसरे का आंसर है परचेज रिटर्न। तो आप ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी ऑप्शन पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट परचेजेस ऑफ अदर गुड्स। अच्छा एक चीज़ और, आप पीपीटी जब लोगे, आप पीडीएफ लोगे, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। भले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट आप रिवाइज करोगे तो आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिविजन ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट परचेज ऑफ अदर गुड्स सच एज असेट्स। अगर आपने क्रेडिट परचेज किया गुड्स का, असेट का नहीं, अगर आपने सिर्फ नॉर्मल गुड्स का किया तो आपका परचेज बुक में एंट्री हो जाती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे असेट्स को खरीद रहा है कंपनी, क्रेडिट में खरीद रही है, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट को, फर्नीचर को, एक्सेट्रा को, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा ये? परचेज बुक में होगा? नहीं। कैश बुक में होगा? नहीं, क्योंकि कैश में नहीं लिया था। सेल्स बुक में होगा? नहीं। कहाँ होगा? जनरल प्रॉपर बुक में होगा। हमने डिस्कस किया था, जो कहीं नहीं आ रहा है वो जनरल प्रॉपर बुक में आएगा। जब भी हम असेट्स वगैरह को खरीदते हैं क्रेडिट में, तो जनरल प्रॉपर में आता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जनरल प्रॉपर को आप कहाँ यूज़ करते हो? जहाँ जो ट्रांजेक्शन आपका कहीं और बुक में ना आ पाए, वो कहाँ आ जाएगा? जनरल प्रॉपर में आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर, गलत है ये तो। क्यों? गुड्स की अगर परचेजिंग कर रहे हो आप, तो भाई परचेज में आएगा ना, परचेज बुक में। क्रेडिट परचेज कर रहे हो आप गुड्स का, आपके सामान का जो आप खरीद के बेचते हो, तो वही वो तो परचेज बुक में आएगा। परचेज बुक के बाद वो परचेज अकाउंट में जाएगा। पहले ही गलत मिल गया है, बट हमको बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। बी, पीरियोडिक टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न जनरल इज पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये तो सही है, हमको पता है कि भाई सेल्स रिटर्न जनरल का जो भी अमाउंट होगा पीरियोडिकली जो भी आता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको कहाँ पोस्ट करेंगे? भाई लेजर अकाउंट में करोगे, तो सेल्स रिटर्न जनरल को कहाँ करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में करोगे। सही है। नेक्स्ट, कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये भी बिल्कुल सही है। सेल्स, अच्छा आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। जब आपकी कैश बुक बनती है ना, वो कैश बुक बिल्कुल सेम होती है एज इट इज योर कैश अकाउंट ऑफ योर लेजर अकाउंट। ये बिल्कुल सेम होगा। कैश बुक और कैश अकाउंट बिल्कुल सेम होती है, इसलिए कैश बुक जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको कैश अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है कैश के लिए। ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा टिपिकल क्या है, लॉजिकल है यार। बाकी में आपको बनाना पड़ता था, जनरल भी बुक भी, सब्सिडी बुक बना रहे थे, फिर लेजर में भी ट्रांसफर कर रहे थे। जैसे परचेज बुक बनाते हो, परचेज अकाउंट भी बनाते हो, क्योंकि परचेज बुक में आप सिर्फ क्रेडिट की एंट्रीज लिखते हो, बट परचेज अकाउंट में क्या करते हो? क्रेडिट परचेज भी लिखते हो और कैश परचेज भी लिखते हो ना। तो परचेज अकाउंट बनाना ज़रूरी है परचेज बुक के साथ साथ। लेकिन जब आप कैश बुक बनाते हो, कैश की सारी एंट्रीज रख रहे हो यहाँ पे, और कैश अकाउंट क्या होता है, उसमें भी कैश की सारी एंट्री रखते हो। तो जो कैश बुक होता है बिल्कुल डिक्टो सेम होता है कैश अकाउंट जैसा, जब आप कैश बुक बना रहे होते हो। ठीक है, तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया आपको, आगे क्या पता क्वेश्चन देखने को मिले नेक्स्ट पार्ट में या ना मिले, मुझे नहीं पता, बट मैंने बता दिया, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कहाँ थे हम? डी ऑप्शन, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रेड सेल्स, बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ए इनकरेक्ट है, हमको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, 10 बार कर लिया हमने, क्यों किया? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हूम? भाई बायर बनाता है, क्योंकि वो सामने वाले क्रेडिटर को डेबिट कर रहा होता है, इसलिए डेबिट नोट कौन बनाता है? बायर बनाता है। मैं फिर से नहीं समझा रहा हूँ, सेम चीज़ समझा चुका हूँ मैं ऊपर भी। तो डेबिट होगा इसका आंसर वही होगा, बायर, जो मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10th, इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। वीडियो पॉज करना और मुझे आंसर देने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, चलो। और आपको अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ऐसे अच्छे, तो आप क्या करोगे? टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, सारे कंपोनेंट्स के आपको मॉक्स मिल जाएंगे इसमें। और अगर आपको स्पेशल कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, तो आप टेस्ट सीरीज प्लस ले सकते हो, जहाँ आपको स्पेशल कंपोनेंट्स की मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप देख लेना इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, जो आप यूपीएससी सीएससी में जनरली नहीं पढ़ते हो, वो सारे कंपोनेंट इसमें हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज प्लस में। और अगर आपको सारे कंपोनेंट के सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह पढ़ने हैं और नोट्स भी देखने हैं, नोट्स भी पढ़ने हैं, मॉक्स भी लगाने हैं, सब कुछ करना है, तो मास्टर कोर्स को आप प्रेफर कर सकते हो।
ये 3 कोर्स हैं। इन 3 में से जो आपके लिए सुटेबल हो वो आप ले सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। और रिवाइज कर लेना सारे के सारे लेक्चर्स जो भी अकाउंटेंसी के हुए हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।